हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी लोलक के गोलक को क्षैतिज अवस्था से छोड़ा गया है। यदि लोलक की लंबाई 1.5 मीटर है तो यहाँ पे दे रखा है निम्नतम बिंदु पर आने पर गोलक की चाल क्या होगी, हमें बताना है। यह दिया गया है कि इसकी आरंभिक जो ऊर्जा है, ऊर्जा का 5% अंश वायु प्रतिरोध के विरुद्ध क्षय हो जाता है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम क्या होता है। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम की अगर हम बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम से हम जानते हैं कि यदि पिंड पर केवल संरक्षी बल कार्य करता है। संरक्षी बल का मतलब यह हुआ कि वह बल जो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता, संरक्षी बल कहलाता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, ये क्या होते हैं? संरक्षी बल होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम से यदि किसी पिंड पर केवल संरक्षी बल कार्य करता है तो उस पिंड की कुल ऊर्जा क्या होती है? तो इस पिंड की कुल ऊर्जा नियत रहती है। कुल ऊर्जा से मतलब यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा से है। मान लेते हैं अगर पृथ्वी सतह से ऊंचाई क्या है? h है, तो कुल ऊर्जा mgh और गतिज ऊर्जा क्या है? 1/2 mv² हो जाएगा। इस एक चित्र के माध्यम से समझें तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी ये वस्तु है, मान लेते हैं पृथ्वी सतह से ऊंचाई कितनी है? h ऊंचाई पे है। कुछ स्थिति बाद हम देखते हैं कि ये वस्तु नई स्थिति यहाँ पे अगर आ जाता है तो इसकी ऊंचाई कितनी है? मान लेते हैं h, पहली ऊंचाई h1, दूसरी स्थिति में h2। तो हम देखेंगे कि इस स्थिति में वेग में परिवर्तन होगा, स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन होगा, लेकिन कुल ऊर्जा मतलब E1 पे जो ऊर्जा है E2 पे भी वही ऊर्जा होगी अगर पिंड सेम है। तो हम देखते हैं कुल ऊर्जा का मान क्या होगा? नियत रहेगा। यही कहलाता है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम। कब? जब केवल संरक्षी बल कार्य करता है। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, इसका मतलब संरक्षी बल है, तो कुल ऊर्जा यहाँ पे नियत रहेगी। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझते हैं। तो हमसे बोला जा रहा है, एक चित्र के माध्यम से समझें कि ये क्या है? ये एक लोलक है और इस लोलक को क्षैतिज से हम क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो ये कहाँ पे आएगा? कुछ समय बाद इसकी न्यूनतम स्थिति ये हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा। अब इसकी लंबाई हमें दे रखी, कितनी लंबाई है? इसकी लंबाई अगर हम L माने तो यह हमें दिया हुआ है। L लंबाई कितना है? 1.5 मीटर है। कितना है? 1.5 मीटर इसकी लंबाई है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे स्थिर अवस्था में प्रारंभिक वेग 0 है। यहाँ पे मान लेते हैं वेग कितना है? v है। ये कितनी ऊंचाई में है? अगर इससे हम एक आधार रेखा माने तो इस आधार रेखा से कितनी ऊंचाई पे है? जितनी ऊंचाई पे इस लोलक की लंबाई है, मतलब L ऊंचाई पे है, 1.5 मीटर। अब यहाँ तक पहुँचता है जब, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? इसकी ऊंचाई L2, इसे मान लेते हैं L1, तो इसकी ऊंचाई L2 क्या हो जाएगी? या ऐसा माने L जो है इसको हम मान लेते हैं H1 और इसको मान लेते हैं H2। तो ऊंचाई क्या हो जाएगी? यहाँ पे 0, लेकिन वेग यहाँ पे भी है। अब हमें पता है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम से। अब यहाँ पे कौन सा बल कार्य कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा बल कार्य कर रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल, अतः यह संरक्षी बल है। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम। तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम से। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तो हम देखेंगे कि ये ऊर्जा जो है वन स्थिति ये से दूसरी स्थिति में क्या होगा? समान होगा। लेकिन यहाँ पे
घर्षण बल भी दे रखा है। अगर घर्षण बल भी दे रखा है तो इसका मतलब क्या होगा, ऊर्जा की हानि होगी। तो अब हम इसे, अब घर्षण बल कैसा बल होता है, संरक्षी बल होता है, तो यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा नियम नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे यह बात भी हम समझ चुके हैं, क्योंकि घर्षण बल असंरक्षी बल है और हमने देखा केवल संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य अगर किसी वस्तु पर है तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम लगाते हैं। तो फिर हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें प्रश्न में दे रखा है कि कितना ऊर्जा क्षय हो जाता है, 5% क्षय हो जाता है किसका, प्रारंभिक स्थिति का। तो प्रारंभिक स्थिति में कुल ऊर्जा क्या है, प्रारंभिक स्थिति में कुल ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ E1 अगर देखें तो यह हो जाएगा स्थिति ऊर्जा। गति ऊर्जा यहाँ पे शून्य है, तो हम देखते हैं कि E1 बराबर क्या हो जाएगा, mgh। ऊर्जा क्षय अगर हम देखें तो ऊर्जा क्षय को हम लिखते हैं, मान लेते हैं इसे हम लिख लेते हैं डेल्टा ई से, यह ऊर्जा क्षय है। तो ये कितना ऊर्जा क्षय हो जाता है, जैसा कि प्रश्न में दे रखा है 5% हो जाता है किसका, 5% को 5/100 लिख सकते हैं mgh, प्रारंभिक ऊर्जा का। अब हम जितनी ऊर्जा क्षय हुई है तो यहाँ पे कुल ऊर्जा हम कह सकते हैं कि E1 पे जो ऊर्जा है वही ऊर्जा E2 पे होनी चाहिए यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम से। अब E1 पे जो ऊर्जा है हमें मालूम है कितना है, mgh, और E2 पे क्या ऊर्जा है, E2 पे ऊर्जा है कौन सी, इसी ऊर्जा शून्य है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गति ऊर्जा हो जाएगी 1/2 mv²। और साथ में हम देखते हैं कि घर्षण ऊर्जा भी होगी, कौन सी ऊर्जा होगी, घर्षण के कारण ऊर्जा होगी डेल्टा ई। यह बात हम याद रखेंगे। अब हम यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम से समझ सकते हैं कि E1 और E2 पे ऊर्जा कैसे समान होगी। अगर घर्षण ऊर्जा हमें मालूम चल जाए, वह ऊर्जा यहाँ पे अगर हम लिखते हैं, और प्लस यहाँ की जो ऊर्जा हमें मिल रही है वह 1/2 mv² है, सिर्फ गति के कारण गति ऊर्जा आएगी प्लस घर्षण ऊर्जा, यह मिला के प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा के बराबर होगा। तो अब यहाँ पे हमने यांत्रिक ऊर्जा को समझ लिया कि यांत्रिक ऊर्जा कैसे लगाएंगे। अब इसे हल करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें दे रखा है mgh और यहाँ पे दे रखा है 5/100 mgh, तो mgh माइनस 5/100 mgh बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 mv²। इसे हल करते हैं तो ये हो जाएगा 95/100 mgh बराबर हो जाएगा 1/2 mv²। तो यहाँ पे देखेंगे m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे g का मान हम 10 लिखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 95 × 2/100, g का मान है 10 और ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है, 1.5। तो 1.5, 2 का भी गुणा कर दिया हमने और यहाँ पे हमें मिलेगा v²। इसे हल करते हैं, ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 आएगा, 10 से ये 10 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा, तो इसको हल करने पे हमारा मान आता है 2850/100 बराबर v²। तो b का मान कितना हो जाएगा, 28.5। b का मान कितना हो जाएगा, या v² का मान हो जाएगा, या b बराबर √28.5। और अगर हम यहाँ पे मान निकालते हैं 28.5 का तो हमें यह मान कितना मिलता है, 5.33 मीटर प्रति सेकंड। तो यह हो जाएगा निम्नतम स्थिति पे लोलक का वेग। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।